हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटिंग। आज मैं बीटेक आईपी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 4 का यूनिट 4 पार्ट 1 जिसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, असाइनमेंट है और एलपीपी है। एलपीपी का मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का पार्ट 1 है। टॉपिक्स का नाम है आपका प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड एलपीपी, यानी 4th सेमेस्टर में आता है, मैथमेटिक्स का कोई है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहले ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं। फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड। आईपी यूनिवर्सिटी में 2024 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लोगों को मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, ये कॉस्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये जो गिवन है आपका, वो कॉस्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग रो कहते हैं और वर्टिकल वाले को हम लोग कॉलम कहते हैं। जैसे मान लीजिए 21 को हम लोग सेल कहेंगे, यानी फर्स्ट सेल C11 से डिनोट करेंगे। 16 को हम लोग डिनोट करेंगे C12 से डिनोट करेंगे, यानी फर्स्ट सेल का फर्स्ट रो का ये एलिमेंट है सब। यहाँ पर सप्लाई गिवन रहेगा और डिमांड गिवन रहेगा, और सप्लाई और डिमांड को इक्वल होना है। ये वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से फाइंड आउट करने से पहले ये चेक करना पड़ता है कि गिवन जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है बैलेंस्ड है या नहीं। बैलेंस कैसे पता लगता है कि सम ऑफ सप्लाई एंड सम ऑफ डिमांड्स आर इक्वल। सप्लाई और डिमांड दोनों सम करेंगे तो इक्वल आना चाहिए, तब हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर आगे बढ़ सकते हैं। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, उसके बाद है लिस्ट कॉस्ट मेथड्स है, और तीसरा है वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड। जो वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है ये बहुत पावरफुल मेथड है। ये लगभग आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। फिर जब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है तो इसमें हम लोग मोडी मेथड से, मूविंग टुवर्ड्स ऑप्टिमलिटी से ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो इसका हम लोग वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड का हम स्टेप्स लिख दिए यहाँ पर, और ये स्टेप्स का एक्सप्लेनेशन हम इसका प्रोसेस से करेंगे, यानी इसका हम लोग क्वेश्चन से ही करेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये जो लिखा हुआ है मैं क्वेश्चन के थ्रू बताते जाता हूँ कि किसको कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन यही कॉस्ट मैट्रिक्स को हम पीछे लिख चुके हैं। आपको लैंग्वेज इतनी लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले सप्लाई और डिमांड को इक्वल करेंगे। तो देखिए सप्लाई का सम हो गया 43, डिमांड का सम हो गया आपका 43। इसका मतलब ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करते हैं, रो डिफरेंसेज और इधर कॉलम डिफरेंसेज। यानी फर्स्ट रो का जो 2 मिनिमम क्वांटिटी है, मैंने 2 मिनिमम सेल, जैसे मान लीजिए एक 13 है एक 16 है, ये दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड रो में देखिएगा 14 और 17 है, तो ये दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। थर्ड रो में देखेंगे 18 और 27 है, ये दोनों का हम लोग डिफरेंस, यानी रो और कॉलम में क्या करेंगे, लिस्ट 2 क्वांटिटी का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रो में हम लोग देखते हैं 13 लिस्ट है और 16 उसके बाद का है, 2 कंसेक्यूटिव लिस्ट क्वांटिटी है, तो इसका डिफरेंस 3 हुआ। सिमिलरली सेकेंड रो का 14 और 17 है, इसका भी 3 हुआ। देखिए लिख दिए हैं, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर उसके बाद 18 और 27 है, तो इसका डिफरेंस 9 हुआ। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम में देखते हैं, 17 और 21 है, तो 17 और 21 का डिफरेंस 6 होगा। इधर देखिए 16 और 18 है, तो इसका डिफरेंस 2 होगा। इधर देखिए 14 और 18 है, तो इसका डिफरेंस 4 होगा। यहाँ पर देखिए 13 और 23 है, इसका डिफरेंसेस 10 होगा। अब हम लोग क्या, इसका वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड कहता है कि जो रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस, जो मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड आउट किए हैं हम लोग, उसको हम लोग सर्किल करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 रो डिफरेंस है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 9 है, यहाँ पर 4, 2, 4, 10 है। इसमें से मैक्सिमम आपका 10 आता है, तो 10 को हम लोग सर्किल कर देंगे। और सर्किल जो 10 है, जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हियर लार्जेस्ट रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस इज 10 विच कोरिस्पॉन्ड्स टू 4th कॉलम।
लोएस्ट कॉस्ट सेल इन द फोर्थ कॉलम इज C14 यानी 13 है लोएस्ट। उसके बाद क्या करते हैं, इसके कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम के लोएस्ट सेल को देखते हैं, यानी लोएस्ट सेल 13 है आपका। तो 13 को हम लोग 13 में लोएस्ट सेल 13 में एलोकेशन करेंगे। एलोकेशन किससे करेंगे हम लोग, सप्लाई और डिमांड। यहाँ पर सप्लाई है देखिए 11, डिमांड है यहाँ पर 15, तो जो मिनिमम रहेगा उसको एलोकेट करेंगे। यहाँ पर मिनिमम 11 है, इसलिए जो सेल है C14 ये सेल हुआ फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम का सेल है, तो इसमें हम लोग एलोकेशन करेंगे L। इस तरीके से एक कॉर्नर में एलोकेशन हम लोग दे देंगे 11। तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं देखिए, सो एलोकेट मिनिमम 11 13 इक्वल टू 11, इसीलिए 11 को एलोकेट करेंगे। जब 11 को एलोकेट कर दिए तो यहाँ पर सप्लाई कितना हो गया 0 फर्स्ट रो में। उसके बाद यहाँ पर जब 11 एलोकेट कर दिए तो यहाँ 15 यूनिट्स था, तो ये 4 बच गया। तो इसका मतलब फर्स्ट रो को अब हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट रो को हम लोग क्रॉस आउट कर देंगे। अब इसकी ज़रूरत हम लोग को नहीं है, इसलिए क्योंकि इसका सप्लाई का लोकेशन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, रूल कहता है कि जो रिमेनिंग जो कॉस्ट मैट्रिक्स बचा, जो रिमेनिंग कॉस्ट मैट्रिक्स बचा उसका फिर रो डिफरेंस निकालेंगे और कॉलम डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट का जो रो डिफरेंस कॉलम डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, इसका तो कुछ होगा नहीं तो डैश कर देंगे। सेकेंड का देखिए कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, सेकेंड रो में कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो ये 3 ही रहेगा। देखिए इसमें लोएस्ट है 14, उसके बाद 17 है, तो 17 और 14 का जो डिफरेंस निकालेंगे वो 3 होगा। यहाँ पर देखिए वही रह जाएगा, 9 ही रह जाएगा आपका। अब देखिए इसमें क्या चेंजिंग आएगा, 17 और 32 का डिफरेंसेज क्या होगा आपका, 17 और 32 का डिफरेंसेज होगा, 2 ही बचा है, 2 ही आपका सेल बचा है, एक 17 है एक 32 है, इसका डिफरेंसेज होगा आपका 15 लिखेंगे, यानी 32 माइनस 17। यहाँ पर 27 माइनस 18 को 9 लिखेंगे, फिर 18 माइनस 14 को 4 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 23 और 41 का डिफरेंसेज हो जाएगा 18। अब हम फिर क्या प्रोसेस, वही प्रोसेस लेंगे हम लोग। अब रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस जो मैक्सिमम होगा उसको सर्किल कर देंगे। यहाँ पर मैक्सिमम देखिए 18 है, तो 18 को सर्किल कर दिए। फिर हम लोग क्या देखें, 18 किसके कोरिस्पॉन्ड्स है, फोर्थ कॉलम के। फोर्थ कॉलम में अब 2 बचा है 23 और 41, तो मिनिमम कॉस्ट कौन है 23। इसका मतलब एलोकेशन हम लोगों का 23 वाला कॉलम में होगा, 23 वाला सेल में होगा। 23 में क्या एलोकेट करेंगे, यहाँ पर देखिए सप्लाई 13 है और डिमांड आपका 4 है, तो इसमें से जो मिनिमम होगा यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं, मिनिमम ऑफ 4 और 13 4 है इन कॉस्ट C24। इसका मतलब C24 में हम लोगों को एलोकेशन करेंगे 4। तो मेरा फर्स्ट रो अब कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट लास्ट जो कॉलम है फोर्थ कॉलम है वो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये हो जाएगा 9। इसका मतलब हम लोग इस रो को, सेकेंड रो को और थर्ड रो में एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम में अब कोई एलोकेशन नहीं करेंगे। फिर से क्या करेंगे, जो रिमेनिंग जो बच गया आपका जो कॉस्ट मैट्रिक्स, उसका फिर से डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में इसका डिफरेंसेज 15 होगा, इसका डिफरेंसेज 27 माइनस 18 9 ही होगा, इसका डिफरेंसेज 18 माइनस 14 4 होगा, इसमें कोई डिफरेंसेज नहीं होगा, इसमें कोई डिफरेंसेज नहीं होगा फर्स्ट रो में। इसमें देखिए अब डिफरेंसेज क्या हो जाएगा, 17 और 14 इसका 3 ही डिफरेंसेज रहेगा। इसमें देखिए 18 और 27 इसका डिफरेंसेज आपका 9 होगा। इस तरीके से डिफरेंसेज फाइंड आउट करेंगे। जब इस तरीके से डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम कौन है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम, यहाँ पर देखो 3 9 रो डिफरेंस है, कॉलम डिफरेंस है आपका 15 9 और 4, यहाँ मैक्सिमम है आपका 15। इसका मतलब क्या करेंगे, 15 से जो कोरिस्पॉन्ड कॉलम है उसमें हम लोग देखेंगे मिनिमम कॉस्ट कौन है। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में जो 15 से कोरिस्पॉन्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम है उसमें मिनिमम कॉस्ट 17 है। इसका मतलब एलोकेशन कहाँ होगा 17, यानी C21 में, C21 सेल में हम लोग का एलोकेशन होगा। C21 सेल में जब एलोकेशन करेंगे तो इसका देखिए डिमांड सप्लाई 9 है और डिमांड क्या है 6 है, तो इसमें से मिनिमम क्या है आपका 6,
तो इसी को एलोकेट करेंगे। सबका लैंग्वेज में इस तरीके से वर्ड में लिखना जरूरी नहीं है। तो 6 एलोकेट किए तो यहाँ पर कितना बच गया 3, और यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो ये पूरा कॉलम कैंसिल आउट कर दिए। तो अब जो रिमेनिंग जो सेल है, रिमेनिंग जो कॉस्ट मैट्रिक्स है, इसका फिर से डिफरेंस निकालेंगे। ये तो डैश हो गया, इसका कोई अब डिफरेंसेज नहीं होगा। ये तो देखिए डिफरेंसेज 9 ही होगा, ये डिफरेंसेज 4 ही होगा। इधर हम लोग डिफरेंसेज 14 और 18 का डिफरेंसेज हम लोग लिखेंगे 4, और 27 और 18 का डिफरेंसेज लिखेंगे हम लोग 9। इसमें देखिए अब क्या, रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस। रो डिफरेंस 4 और 9 है, कॉलम डिफरेंस आपका 9 और 4 है। तो इसमें से मैक्सिमम देखेंगे क्या है, मैक्सिमम देखिए 9 है। तो 9 कोरिस्पॉन्ड्स है थर्ड रो में भी है, और 9 कोरिस्पॉन्ड है सेकेंड कॉलम में भी है। इसमें अगर मिनिमम कॉस्ट की जो बात करेंगे तो इनमें मिनिमम कॉस्ट दोनों में 18 आता है। इसमें देखिए, देखिए फर्स्ट सेकेंड कॉलम में मिनिमम कॉस्ट आ रहा है 18, हम लोग थर्ड रो में मिनिमम कॉस्ट आ रहा है 18। तो आर्बिट्रेरली हम लोग किसी को भी एलोकेट कर देंगे। तो हम एलोकेट कर रहे हैं आपका 18 वाले को, यानी C22 में एलोकेट कर रहे हैं। तो 3 एलोकेशन करेंगे, 3 एलोकेशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो पूरा रो कैंसिल हो गया, पूरा सेकेंड रो कैंसिल हो गया, और इधर बच गया 7। जब इधर 7 बचा तो इसमें क्या लिखेंगे, अब एक ही हम लोग का सेल बचा ही है, तो इसमें एलोकेशन 7 होगा। इसके बाद हम लोग रो डिफरेंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही सेल बचा है, तो 7 तो हम लोगों को डिफिनेटली एलोकेट करना पड़ेगा। जब यहाँ पर 7 एलोकेट कर दिए तो यहाँ पर भी अब एक सेल बचा है, तो एक सेल बचा है तो क्या एलोकेट कर देंगे हम लोग, यहाँ पर 7 एलोकेट किए तो 12 हो गया। देखिए इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, इसका मतलब इसका एलोकेशन 12 करेंगे। यही भोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है, इसमें घबराने की बात नहीं है। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, रो डिफरेंस कॉलम डिफरेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है जब हम लोग को एलोकेशन क्लियर हो जाए तो। अब एलोकेशन क्या हो गया आपका, इस तरीके से लिखेंगे। एलोकेशन के लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए फर्स्ट सेल में जो फर्स्ट रो में एलोकेशन हुआ है 13 में, जो सेल है C14 में है। तो अब हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, फाइनल एलोकेशन अब हो गया है आपका, हेंस फाइनल एलोकेशन in the given transportation problem क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेल में जो एलोकेट हुआ है, लिखते हैं हम लोग X14, इसको लिखते हैं X14 लिखेंगे 11 हो जाएगा। X21 क्या लिखाएगा, 6 लिखाएगा। इसी तरह से हम लोग लिख रहे हैं एलोकेशन को, ऐसे हम लोग इंडिकेट करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर X14 इक्वल टू 11, X21 इक्वल टू 6, और क्या लिखाएगा X22 इक्वल टू 3, X24 इक्वल टू 4, X24 इक्वल टू 4, और क्या लिखाएगा देखिए X32 इक्वल टू 7 एंड X33 इक्वल टू 12। इस तरीके से देखिए इस तरीके से लिखिए हम लोग X14 X21 X22 X24 X32 और X33 हम लोग का एलोकेट कर दिए। तो अब मिनिमम कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, देखिए फाइंड आउट करने के लिए समझिए, पहले 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 27
प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 18, इस तरीके से लिखेंगे, हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए आपका हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 23 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 27 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 18। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो कैलकुलेट करके आएगा आपका 796। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ 796, विच इज रिक्वायर्ड इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड, which is the required initial basic feasible solution। ये भोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से हुआ। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं कहलाता है, ये रिक्वायर्ड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। और हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को बनाना पड़ता है इसका, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए इसका हम लोगों को मोडी मेथड यूज करना पड़ता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए मोडी मेथड यूज करता है। इस क्वेश्चन में जो गिवन था आपका, ओनली इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दिया हुआ था कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से करें, जो आईपी यूनिवर्सिटी 2024 में 7 मार्क्स का पूछा था। लेकिन हम आगे भी कर दिए, क्योंकि ऐसे भी आता है कभी कभी, ऑल्सो चेक ऑप्टिमलिटी एंड हेंस फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये भी फाइंड आउट करने के लिए आता है। ये दूसरा पार्ट है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो आया था आपका 2024 में, जितना अभी सोल्व किए हैं उतना ही आया था। अब हम इसका मोडी मेथड यानी भोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड जो हम लोग यूज किए, उसके बाद हम लोग ऑप्टिमलिटी चेक करेंगे और इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग मोडी मेथड यूज करते हैं। मोडी मेथड में करते हैं क्या हम लोगों का, देखिए कुछ प्रोसेस है इसका। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स अगर m प्लस n माइनस 1, m हुआ नंबर ऑफ रो, n हुआ नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ऑक्यूपाइड सेल, जो मेरा ऑक्यूपाइड सेल्स है, ये जो ऑक्यूपाइड सेल्स है, जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, अगर नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स, देखिए लिख दिए हैं, नंबर ऑफ रो यानी m प्लस n माइनस 1 से अगर लेस है, अगर नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स m प्लस n माइनस 1 से लेस है, तब हम लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा वो डिजेनरेट कर जाएगा। यानी उसको हम लोग क्या करेंगे, m प्लस n माइनस 1 के इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी आर्बिट्री सेल को एप्सिलॉन से, जो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है, मैंने एप्सिलॉन का जो वैल्यू है वो 0 है, उससे एलोकेट करना पड़ेगा। यानी हर हालत में जो एलोकेशन होगा, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1। यहाँ पर नंबर ऑफ रो देखिए 1 2 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, तो 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, यानी 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6, यानी 6 एलोकेशन होना चाहिए। अगर 6 एलोकेशन से कम है तो ये मेरा प्रॉब्लम डिजेनरेट कर जाएगा। डिजेनरेट कर जाएगा तो उसको जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिजेनरेसिव ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक सेल में, आर्बिट्रली एक सेल में हम लोगों को एप्सिलॉन हम लोगों को डालना पड़ेगा। और एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो गया 0। अगर 0 नहीं रखेंगे तो सप्लाई और डिमांड चेंज कर जाएगा, इसीलिए एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एग्जिस्ट डिजेनरेसी and introduce a very small positive assignment of epsilon tends to 0 in a suitable cells। suitable cells में हम लोग करेंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स m प्लस n माइनस 1 के इक्वल होगा, तब हम लोग मोडी मेथड को यूज कर सकते हैं। देखो, देन बी यूज मोडी मेथड फॉर द ऑप्टिमल सोल्यूशन। हियर m इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम लोग मोडी मेथड यूज कर सकते हैं। मोडी मेथड यूज करेंगे तो जो एलोकेशन है आपका, जो एलोकेट किए हैं, उसको हम लोग फिर से लिखे हैं। देखिए, एलोकेशन को हम लोग फिर से यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर कॉस्ट लिख दिए 21 16 25 13
हम लोग असाइनमेंट जो किए हुए, एलोकेट जो किए हुए हैं, उसको हम लोग फ्रेश टेबल में लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, E1, E2, E3, V1, V2, V3, V4 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, फॉर दिस यानी यूज क्या फॉर्म, इसमें फॉर अनऑक्युपाइड सेल के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, UI प्लस VJ इक्वल टू CIJ। इधर हम लोगों को UI लिखेंगे, इधर हम लोगों को VJ लिखेंगे। माने ये जो हम लोग कॉलम में जो लिख रहे हैं, यहाँ पर UI लिखेंगे, यहाँ पर VJ लिखेंगे। तो इसको सपोज कर लिए हैं U1, U2, U3, इधर लिख लिए हैं V1, V2, V3, V4। ये सभी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और सभी का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करना है, फॉर ऑक्युपाइड सेल से। और ऑक्युपाइड सेल से हम लोगों को यूज कौन सा फॉर्मूला करना है, UI प्लस VJ इक्वल टू CIJ। CIJ ये हुआ आपका 13, 23, 41, 25 एटसेट्रा, जो सेल कहलाता है आपका, मैंने सेल का कॉस्ट कहलाता है आपका। आर्बिट्रीली हम लोग किसी को भी U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4 किसी को भी आर्बिट्रली एक को जीरो सपोज करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा ये होता है कि जिसमें ज़्यादा असाइनमेंट है, जैसे इसमें असाइनमेंट 6, 3, 4, इसमें तीन सेल में असाइनमेंट है, तो उसी के कोरिस्पॉन्डिंग UI या VJ को हम लोग जीरो लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आर्बिट्रली U2 को जीरो ले लिए हैं। तो E2 को जीरो ले लिए हैं, तो हम लोगों को फाइंड आउट कैसे होगा, V1, V2, V3 और V4 या जो भी U1। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पर अगर यूज करते हैं इसको इस तरीके से यूज करते हैं, देखिए इस तरीके से यूज करते हैं, या फर्स्ट सेल को हम लोग यूज करते हैं। मैंने फर्स्ट यहाँ पर 6 इस असाइनमेंट के बारे, इसके असाइनमेंट के बारे में नहीं, इस सेल के असाइनमेंट के बारे में यूज करते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, इस सेल को हम लोग क्या लिखेंगे, C21, C21। तो लिखेंगे हम लोग क्या, देखिए इसमें U2, UI आई का U2 प्लस V1 इक्वल टू C21। इससे क्या फायदा होगा आपका, U2 हम लोगों का गिवन है 0, V1 हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और सेल C21 कितना दिया हुआ है, 17। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17, यानी V1 का वैल्यू 17 आ जाएगा। सिमिलरली इससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखिए ऐसे और ऐसे, ये जिससे हम लोग फाइंड आउट करें जिस सेल से, वो आपका इंटरसेक्शन में पड़ना चाहिए। देखिए इधर से लिए लाइन, इधर से लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको लेंगे हम लोग। तो क्या लेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये क्या, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, U2 प्लस V2 इक्वल टू C22। तो इसमें क्या लिखेंगे, U2 0 है, V2 कितना है फाइंड आउट करना है, और इसका सेल का कॉस्ट कितना है, 18, इसलिए V2 क्या हो गया, 18। देखिए 18 निकल रहा है V2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसको निकालेंगे, यानी V4 निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, U2 प्लस V4 इक्वल टू C24। तो इसको क्या लिखेंगे, 0 प्लस V4 इक्वल टू 0 प्लस V4 इक्वल टू 23। तो देयरफॉर आपका V4 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी V4 का वैल्यू 23 हो जाएगा। अब देखिए किसका फाइंड आउट करना बेटर रहेगा। अब हम लोग इसका E1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो E1 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, E1 प्लस V4 इक्वल टू C14। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इस सेल के लिए ले रहे हैं, E1 प्लस V4 इक्वल टू C14। यहाँ पर देखिए E1 कितना है फाइंड आउट करना है, V4 कितना है आपका 23 है, और C4 कितना है आपका, यहाँ पर C4 कितना है आपका, इससे फाइंड आउट होगा आपका 13 है, 13 है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, E1 कितना हो जाएगा, -10, यानी E1 का वैल्यू -10 हो जाएगा। E1 का वैल्यू कितना हो गया, -10 हो गया। अब देखिए किसका फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट होगा आपसे। तो इससे हम लोग फाइंड आउट U2 फाइंड आउट कर चुके हैं, U3 बचा हुआ है और V3 बचा हुआ है। तो हम लोग U3 इससे फाइंड आउट करें। पहले हम लोग U3 फाइंड आउट करें। क्या लिखेंगे हम लोग, U3, देखिए U3 प्लस V2 इक्वल टू C32। इसमें क्या है, देखिए U3 फाइंड आउट करना है हमको, प्लस V2 कितना दिया हुआ है 18,
और C32 का वैल्यू दिया है 27, तो देयरफॉर U3 कितना हो जाएगा, U3 हो जाएगा 9। यानी U3 का वैल्यू हम लोगों को क्या फाइंड आउट हो गया, इधर 9 लिख देते हैं, 9 फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग का एक बचा है V3, तो V3 इसी से फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, U3 प्लस V3 इजकल टू C33। तो इससे क्या फाइंड आउट होगा आपका, U3 तो दिया हुआ है 9, V3 फाइंड आउट करना है, इक्वल टू क्या लिखेंगे 18, सेल का कॉस्ट है आपका 18, देयरफॉर V3 कितना हो गया, V3 भी हो गया आपका 9, यानी V3 का वैल्यू हो गया आपका 9 हो गया। हम लोग का सभी जो कॉस्ट है आप ये U1 U2 E3 V1 V2 V3 V4 सभी वैल्यू फाइंड आउट हो गया है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेट इवेल्युएशन फाइंड आउट करते हैं। और नेट इवेल्युएशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, नेट इवेल्युएशन के लिए एक फॉर्मूला होता है टू फाइंड द नेट इवेल्युएशन। टू फाइंड क्या करते हैं अब, टू फाइंड नेट इवेल्युएशन, नेट इवेल्युएशन ZI माइनस CIJ, ये नेट इवेल्युएशन कहलाता है, ZI माइनस CIJ। और ZI फॉर्मूला ये होता है फॉर अनऑक्युपाइड सेल, फॉर अनऑक्युपाइड सेल के लिए निकालते हैं, ये अनऑक्युपाइड सेल के लिए फाइंड आउट होता है, फॉर्मूला यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, ZI माइनस CIJ इक्वल टू UI प्लस VJ माइनस CIJ, ये फॉर्मूला हुआ आपका, UI प्लस VJ माइनस CIJ। तो हम लोग फॉर अनऑक्युपाइड सेल के निकालेंगे, फॉर अनऑक्युपाइड सेल के लिए निकालेंगे, इसका मतलब पहले इसका निकालते हैं, फर्स्ट सेल के लिए निकालते हैं। फर्स्ट सेल के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, Z11, फर्स्ट सेल के लिए निकालेंगे Z11 माइनस C11 इक्वल टू U1 प्लस V1 माइनस C11। इसका मतलब U1 कितना है आपका -10 और V1 कितना है 17, तो लिख देते हैं -10 प्लस 17 माइनस C11 कितना है, देखिए C11 है आपका 21, C11 है आपका 21, तो ये 21 लिखते हैं। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे आप 10 प्लस -10 प्लस 17 माइनस 21, तो ये आएगा -14। नेट इवेल्युएशन अगर निगेटिव में आ रहा है तब अच्छी बात है, अगर एक भी पॉजिटिव आ गया, एक भी पॉजिटिव आ गया तो मेरा टेबल आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए निगेटिव या 0 आना चाहिए, पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए। अभी तक तो देखिए एक नेगेटिव आया है। दूसरा देखते हैं, दूसरा सेल इसका फाइंड आउट करते हैं। देखिए इस सेल का फाइंड आउट करते हैं, तो ये सेल क्या है तुम आपका C11 C12 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, Z12 माइनस C12 इक्वल टू U1 प्लस V2 माइनस C12। तो इसमें देखिए U1 कितना है आपका दिया हुआ है -10, U1 -10 है। V2 कितना है आपका दिया हुआ, V2 दिया हुआ है 18 माइनस C12 क्या दिया हुआ है, देखिए C12 दिया हुआ है 16, C12 दिया हुआ है 16। तो इसका क्या हो जाएगा, -10 प्लस 18 8 हुआ, 8 माइनस 16 -8 हुआ। यानी इसका जो हम लोगों का जो सेल फाइंड आउट हुआ -8 फाइंड आउट हुआ। सबका हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए सिंपल सा तरीका लिखने का, तो हम लोग लिखेंगे सबसे ये सिंपल तरीका ये है, दिस प्लस दिस माइनस दिस, यानी 9 माइनस 10 -1 हुआ और -25, तो क्या हो जाएगा आपका -26 हो जाएगा। यानी क्या करेंगे हम लोग, ये प्लस ये, यानी E1 प्लस V3 माइनस ये करेंगे 25, तो -26 हुआ। देखिए यहाँ पर निकालते हैं हम लोग, Z13 देखिए 13 है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, Z13 माइनस C13 इक्वल टू U1 प्लस V3 माइनस C13। U1 कितना दिया हुआ है -10, V3 देखिए क्या दिया हुआ है आपका 9 माइनस, और C13 क्या दिया हुआ है, C13 दिया है 25, तो ये कितना हो गया -26। सिमिलरली हम लोग निकालते हैं इसका, अभी ये बचा है आपका
तो ये क्या है आपका C23, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका Z23 माइनस Z23 माइनस C23 इक्वल टू U2 प्लस V3 माइनस C23। और इसका वैल्यू U2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए U2 का वैल्यू दिया हुआ है 0, U2 का वैल्यू दिया हुआ है 0 प्लस V3 का वैल्यू दिया हुआ है 9, 0 प्लस 9 माइनस दिया हुआ है C23 का वैल्यू देखिए दिया है, C23 का वैल्यू 14 है, तो हम लोग 14 लिखें इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 14 माइनस 5। अब हम लोग निकालते हैं, इसके लिए निकालते हैं, ये आपका हो गया C31। अब C31 के लिए क्या निकालेंगे Z31 माइनस C31 इक्वल टू U3 प्लस V1 माइनस C31। अब देखिए U3 का वैल्यू दिया हुआ है क्या, देखिए यहाँ से U3 का वैल्यू दिया हुआ है 9, U3 का दिया हुआ है वैल्यू 9 और 17 दिया हुआ है आपका V1 का वैल्यू और सेल का वैल्यू 32 दिया हुआ है, तो सब यहाँ पर लिख रहे हैं। तो क्या लिखाएगा आपका 9 प्लस 17 माइनस 32 इक्वल टू हो जाएगा -6, इक्वल टू -6 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, इसका एक और फाइंड आउट होगा Z34 माइनस C34 इक्वल टू क्या लिखेंगे U3 प्लस V4 माइनस C34 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 23 माइनस 40। देखिए इसमें क्या हो गया U3 प्लस V4 माइनस C34, 9 प्लस 23 माइनस 41 इक्वल टू माइनस 9। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए सबका लिखते जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर 26 तक लिखे थे और यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर क्या फाइंड आउट हुआ आपका Z23 क्या फाइंड आउट हुआ आपका -5, ये -5 फाइंड आउट हुआ था। इसका क्या लिखे थे हम लोग, इसका क्या लिखे थे देखिए -6 आया था ये और ये -9 आया था। हम लोग सबका कॉस्ट मैट्रिक्स को लिख दिए, सबका हम लोग कॉस्ट लिख दिए। देखिए -5 आया था, फिर आया था -6 आया था और -9 आया था। यहाँ पर देखिए जितने भी नेट एवेल्यूएशन हैं, जितने भी नेट एवेल्यूएशन -14 -8 -26 -5 -6 -9 सभी नेगेटिव है। अगर सभी नेगेटिव है तो अच्छी बात है कि हम लोगों का ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑब्टेन हुआ, अदरवाइज हम लोगों को ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑब्टेन नहीं होता। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस ऑल द नेट इवेल्यूएशन Zij minus Cij less than and equal to 0, the current solution is an optimum 1। ये ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट होगा। द ऑप्टिमल सोल्यूशन विल बी कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो हम लोग भोगल अप्रोक्सीमेशन में किए थे वही आएगा। इसीलिए हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, x14 इज इक्वल टू 11, x21 इक्वल टू 6, x22 इक्वल टू 3, x24 इक्वल टू 4 और x32 इक्वल टू 7 और x33 इक्वल टू 12। हम लोग इस तरीके से देखिए मिला लेते हैं, इस तरीके से मिला लेते हैं। x14 इज इक्वल टू 11, x21 इज इक्वल टू देखिए 6 है और x22 इज इक्वल टू 3 है, x24 इज इक्वल टू देखिए 4 है, x32 क्या है, x32 है
7 और x 3 है आपका 12। तो हम लोगों का मिनिमम कॉस्ट क्या हो गया आपका, मैंने ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गया, मिनिमम कॉस्ट कितना हो गया, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया। अब सबको फिर मिला मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 17 जो पहले किए थे, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 23 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 27 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 18 और इसको हम लोग पीछे हम लोग कैलकुलेट किए थे 796 हुआ। देखिए इसी से पता लगता है, यूनिट्स लिख सकते हैं यूनिट्स, तो हम लोग इसी से पता लगता है कि वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड हम लोगों का पावरफुल मेथड है। जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में आया है वही हम लोगों का फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन में भी आया है। ये इस तरीके से ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछेगा। इसीलिए स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन हो मेथड यही लगेगा, सिर्फ डेटा चेंज होगा। अगर आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है, यानी सप्लाई और डिमांड का सम इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लोग बैलेंस्ड प्रॉब्लम बनाएंगे, उसके बाद सेम मेथड का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग मोडी का अप्लाई करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन में मोडी अप्लाई करने के लिए बोलता है तो आप करेंगे, अगर नहीं बोलता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तक कहता है तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे। इसका क्वेश्चन लंबा होता है लेकिन बहुत टफ नहीं है, डेटा सिर्फ चेंज करेगा और कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, शायद समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, इससे हम लोगों को प्रमोशन मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।